बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में साबिर शाकिर और आरिफ हमीद भट्टी साहब का सलाम कबूल कीजिए। आज के प्रोग्राम में कल भी हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, लेकिन आज उसको मज़ीद कुछ चीज़ें, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ख़बरें आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो डैम्स की बात की थी हमने, उसकी अब मुखालफत किस तरीके से की जा रही है और क्या डैम्स की मुखालफत की जा रही है या पाकिस्तान की मुखालफत की जा रही है। पाकिस्तान का कौन है दुश्मन, पाकिस्तान के डैम्स की तामीर का मुखालिफ कौन है, पाकिस्तान को जो है कहत साली और पानी की किल्लत, पानी की जो किल्लत है उस पे कौन सबसे ज़्यादा किरदार अदा कर रहा है, वो कौन है वो हम बताएंगे। और फिर इनका आपस में क्या कोई ताल्लुक़ वास्ता तो नहीं है। एक चीज़, दूसरी बात जो अहम चीज़ है, अपोजिशन इत्तेहाद, मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी कल आपस में मिले और नवीज़ सुनाई के इत्तेहाद बन गया है। और फिर इत्तेहाद के अगराज़ व मकासद क्या हैं, तो बड़े ही खौफनाक भी हैं और होश रबा भी। आप को याद होगा भट्टी साहब, सिर्फ 2 दिन पहले ही पार्लियामेंट में कौमी असम्बली के इजलास में और बाहर जो बात की गई, ख़ास तौर पे एक बात दोनों की तरफ से की गई कि मिसाके जमहूरियत जो हुआ था पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान, उसको मज़ीद बेहतर किया जाएगा, उसका पार्ट 2 आएगा, उसको अपग्रेड किया जाएगा। ज़रा पहले शॉर्ट सुन लें मिसाके जमहूरियत के बारे में क्या कहते हैं, और उसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगा क्या है मसला। हमारा जो COD है इसको रिविजिट करेंगे। हम चाहते हैं कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 2006 में साइन किया, हमें उसको अपडेट करना चाहिए, दूसरी सियासी जमातों को इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि आज के जो सूरत हाल है, आज के जो मसाइल हैं, उनका हम मुकाबला कर सकें। अब मुस्लिम लीग नवाज़ इस बारे में क्या कहती है वो भी ज़रा सुन लें। मुस्लिम लीग नवाज़ का जो शॉट है वो ज़रा निकालिए जी। अच्छा जी, वो अभी शॉट निकल रहा है। भट्टी साहब, मिसाके जमहूरियत की बात की गई कि उसको हम अपग्रेड करेंगे। मैं आपको मिसाके जमहूरियत के कुछ पॉइंट्स बता दूं। मिसाके जमहूरियत में जो चीज़ें रह गई थीं वो क्या थीं, वो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को ख़त्म कर दिया जाएगा। काबीना की दिफाई कमेटी के सरबराही वज़ीर आज़म के पास होगी, इसका एक मुस्तकिल सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा। इंटेलिजेंस रिपोर्टें वज़ीर आज़म के मुतय्यन करदा सिक्योरिटी मुशीर के ज़रिए वज़ीर आज़म को दी जाएंगी। 2 दहाइयों कबल बनाए गए आला दिफाई और सिक्योरिटी ढांचे की अफादियत का दोबारा जायज़ा लिया जाएगा और मुआहदे के मुताबिक कारगिल वाक़े के ज़िम्मेदारों का तयन करने के लिए कमीशन बनाया जाएगा। नैब और मुतल्लिका एहतसाब के इदारों और अफसरों का एहतसाब और छानबीन के बजाय एहतसाब कमीशन का क़याम, जिसके चेयरमैन को वज़ीर आज़म कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ और मुश्तरका पार्लियामेंट कमेटी की मुशावरत से मुकर्रर किया जाएगा। काबीना की डिफेंस कमेटी के तहत कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तश्कील करने की सिफारिश की गई ताकि जौहरी राज चोरी ना हो सकें। यहाँ तक, उसके बाद फिर अगला पोर्शन भट्टी साहब मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ये बताएं कि ये फिर उसी मोड में आ रहे हैं, सिविल मिलिट्री रिलेशंस, फ़ौज को काबू कैसे किया जाना चाहिए। मिसाके जमहूरियत को अपग्रेड करने का क्या मतलब है कि कुछ चीज़ें मज़ीद इनके जहनों में हैं या इनको कोई दे रहा है कि आप अपने एजेंडे पे वापस आएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबर साहब, जो मज़ाके जमहूर के चंद शिक्कें आपने पढ़ के सुनाई, गलती से मेरे सामने भी यही पड़ी हैं। मुझे किसी जमहूरी हुकूमत की सोच बताए, इसमें मज़ाके जमहूर में एक बात भी अवाम के इंटरेस्ट की लिखी गई है। सिर्फ 1 और 2 अदारों को कमज़ोर करने की बादिउल नज़र में ये साजिश नज़र आ रही है। ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस और तमाम दीगर खुफिया एजेंसी प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट, कैबिनेट डिवीज़न और वजारत दफा के जरिए वज़ीर आज़म को जवाबदेह होंगी। इन एजेंसियों का बजट का बीना की दफाई कमेटी मंजूर करेगी। मुझे बताए, इसमें 18 करोड़ आवाम का कहाँ जिक्र है इस पूरे मज़ाके जमहूर में? कहीं लिखा है कि तालीम सियासतदानों की और गरीब का बच्चा एक जगह लेगा? कहीं लिखा है कि साफ पानी 20 करोड़ आवाम तक पहुँचाना हुकूमत की जिम्मेदारी होगा?
कहीं लिखा है कि रूल ऑफ लॉ होगा, ताकतवर और कमजोर के लिए एक लॉ होगा, ना इंसाफी नहीं होगी? एक जिक्र मुझे अवाम के बारे में बता दे, सवाए आपकी जो मुल्क की सलामती की जामन है अदारा, जिसको ये लोग मुनाफकत से नाम नहीं लेते, जिसे कभी खलाई मखलूक कहते हैं, कभी ना नजर आने वाले कहते हैं, पाक फौज। मुझे तो बादिउल नजर में ये नजर आ रहा है साहब आपकी बात। तो ये कोई जमहूरी हुकूमत सोच सकती है? सुने, ये इंटरनेशनल एजेंडा है जी, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट। अच्छा भट्टी साहब, तो आप खुल के बात क्यों नहीं करते साबर साहब इस पे? मैं आप अवाम की बात, मुझे एक बात बता दे। मैं आपको उसी तरफ आ रहा हूं कि ये जमातें इकट्ठी क्यों हुई हैं, मिसाके जमहूरियत क्या था, और अब जो मिसाके जमहूरियत को मजीद अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब मरियम नवाज की मरियम नवाज की बात कर रहे हैं, उनकी ज़ुबान उनके है, नया मिसाके जमहूरियत। वो ज़रा क्या कर रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब का अगर शॉट है तो वो सुनवा दें। नहीं है, अभी नहीं है। अच्छा भट्टी साहब, आपने कहा इंटरनेशनल एजेंडा है, तो डॉन लीक पहले आया मेमोगेट स्कैंडल, आपको याद होगा, मंसूर एजाज, हुसैन हक्कानी। उस वक्त भी लोगों की समझ में नहीं आया, जो यहाँ के लिबरल हैं, दानिश्वर हैं, उन्होंने भी ये कहा ये कि ये एक फेक चीज़ है, ये आर्मी का एक घड़ा हुआ एक दास्तान है। फिर उसके बाद डॉन लीक्स आई। डॉन लीक्स पे भी कहा गया कि जनाब इसमें ऐसी कौन सी बात है। अब मिसाके जमहूरियत की मैं एक शिक सुनाता हूँ आपको, वो मेमोगेट को भी और डॉन लीक्स को, दोनों को सपोर्ट किस तरह कर रही है। कहते हैं जी, दहशत गर्दी और अस्करियत पसंदी फौजी आमरीत की पैदावार हैं। ये मिसाके जमहूरियत की एक शिक है। जमहूरियत की मुखालफत में सख्त अल्फाज में मजम्मत और भरपूर तरीके से मुकाबला किया जाएगा। अब भट्टी साहब, मेमोगेट स्कैंडल को ले लें, वो क्या था? वो था कि फ़ौज हमें खा जाएगी, हमें सपोर्ट करें। और उसके बाद, भट्टी साहब को आवाज़ नहीं जा रही, आवाज़ सही करें। और उसके बाद डॉन लीक्स आई। डॉन लीक्स में भी यही कहा गया कि फ़ौज पाकिस्तान में मिलिटेंसी को सपोर्ट कर रही है और वो हमें काम नहीं करने दे रही। तो अपग्रेड करने का क्या मतलब है? अब ये फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ और इनके साथ दूसरी जमातें उसी इंटरनेशनल एजेंडे को लेके पाकिस्तान में दोबारा इकट्ठी हो रही हैं, सरगर्म हो रही हैं कि किस तरीके से हम बैरूनी एजेंडे को यहाँ पे नाफिज करेंगे। और टारगेट फ़ौज और मिलिट्री इदारे, इंटेलिजेंस एजेंसीज ये हैं। तो डॉन लीक्स और मेमोगेट स्कैंडल के आने के बाद, और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भट्टी साहब जो इंटरव्यू दिया था उसमें कहा था कि मुंबई हमले के जो सारे हमलावर हैं वो तो यहाँ से गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। तो क्या ऐसी जमातों को के साथ कोई चीज़ शेयर की जा सकती है नेशनल सिक्योरिटी के बारे में? साबर साहब, मैंने गुजारिश है, कहता हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। ये इंटरनेशनल मोरे जो पाकिस्तान की सलामती को दाव पे लगाना चाह रहे हैं, मैं बताऊं ये कामयाब मुझे अल्लाह के घर यकीन नहीं होंगे अगर हमारे अदारे, जिसको जरदारी साहब कहते हैं गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, अगर वो सुनते रहे, देखते रहे और बोलते रहे। ये जो आपके कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान का वजूद नहीं मानते, किसी भी मुल्क की फौज, मैं अब किसी एक डिक्टेटरशिप के हकदार नहीं हूं, किसी भी सूरत में कमज़ोर करने का मकसद होता है दुश्मन मुल्क की फौजें वहां आ जाए। ये मिसाके जमहूरियत में मुझे बताए फौज को कमज़ोर करने के अलावा, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, इसके अलावा मकसद क्या नज़र लग रहा है? क्या महमूद खान अचकज़ी को बताएंगे हमारा एटमी प्लांट कहाँ कहाँ लिखा है? क्या असवद यार वली साहब को बताएंगे? असफ अली जरदारी साहब को बताएंगे? फैसला ये करेंगे? वो भेड़ बकरियां नहीं है 20 करोड़, चंद खानदानों ने ये पाकिस्तान नहीं बनाया। जितना पाकिस्तान बनाना मुश्किल था उतना इस वक्त इसको कायम रखना मुश्किल है। कभी ये शहीदों के घर में जाके देखे तो सही, ये अपनी ही फौज को ऊपर से फतह करने तो चल पड़े हैं। 3 दिन पहले जो फैसलाबाद में ब्लास्ट हुआ, आपको पता है वो किस अदारे ने की है? पिछले 2 हफ्ते में आपकी MORISI ने कौन कौन से दहशतगर्द गिरफ्तार की है?
इन्हें पता चल जाए ना तो इनके पसीने आ जाएं, लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं। अभी आपने जिक्र किया था साबर साहब, फिर आप भी डंडी मार जाते हैं। एक आपने फरमाया था डॉन लीग का दूसरा मेमो स्कैंडल, उसके मुल्ज़िमान कहाँ हैं मुझे बताएं। जब मैंने कहा ना आप क्रिमिनल को जगह देंगे, स्पेस देंगे, रूल ऑफ लॉ काम नहीं करेगा, तो फिर गैर मुल्की एजेंडा आपके कुछ दानिस्ता या गैर दानिस्ता हुक्मरानों के जरिए भी आप पर मुसल्लत होगा। बात ये कहना खबर नहीं हुई। तो एक बात तो आपने ये देख ली कि अब ये दोनों जमातें क्या कर रही हैं कि मिसाक जमहूरियत के हैं, और मिसाक जमहूरियत की वो शिक्कें जिन पे अभी तक अमल नहीं हो सका और जिन पे अभी इनको दस्तरस नहीं हुई। इन्होंने कोशिश तो की, हमने मिसालें दे दी हैं। नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू भी रिकॉर्ड पे मौजूद है, हाई कोर्ट में वो केस पेंडिंग है, लेकिन इनका टारगेट ये है कि मिसाक जमहूरियत और मिसाक जमहूरियत को अपग्रेड करने का मतलब क्या है वो हम आपको बता चुके हैं। तो एक चीज़, और दूसरी, अब दूसरा है एहतसाब का प्रोसेस, वो भी अभी तक ये नैब को ख़त्म नहीं कर सके। और फिर आज कल फिर उन्होंने यही बात की है, और आज जो कौमी असम्बली में बहस की गई भट्टी साहब, वो क्या थी? वो ये थी कि जनाब बिलावल भुट्टो का नाम ECL से निकालने में कौन सी क़यामत आ जाएगी, वज़ीर आला सिंध का, फरियाल तालपुर साहिबा का नाम, जरदारी साहब का नाम, इनका नाम ECL से मुस्लिम लीग नून सपोर्ट कर रही थी। तो दूसरी जानिब ये एहतसाब के प्रोसेस से निकलना चाहते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का शॉट सुन लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा भट्टी साहब के आज कौमी असम्बली में इनके मुतालबात क्या थे, तो फिर आपको अपोजिशन, मुतहदा अपोजिशन जो कल एक दूसरे को गालियां देते थे, आज गले क्यों लगाया, ज़रा सुनिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ECL पर डालकर जमहूरियत की खिदमत हो रही है तो हम उनके साथ हैं। एक शख्स जो कभी हुकूमत में नहीं रहा, आपने ECL पर डाला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, आपके पास उसकी कॉपी नहीं आई, आप जमहूरी रवायात का ही पासदारी करते, थोड़ी दिल में जगह पैदा करते, दिमाग में वुसअत लाते और नाम हटा देते, कोई क़यामत आ जाती। ये है भट्टी साहब इनका एजेंडा। साबर साहब मैं अर्ज करने लगूं, क़यामत उस वक्त नहीं आई जब इन्होंने पाकिस्तान के खजाने को चंद लोगों ने लूटा। क़यामत उस वक्त भी नहीं आई जब डॉन लीग मेरे मुल्क मेरी माँ को इन्होंने गाली दी और साजिश किया। क़यामत उस वक्त भी नहीं आई। क़यामत उस वक्त भी नहीं आई जब 20 करोड़ अवाम की हक तलफी ये करते रहे। क़यामत उस वक्त भी नहीं आई। क़यामत उस वक्त भी नहीं आई जब ये लुटेरे, चंद लुटेरे, मैं तो सियासतदानों को हरगिज़ नहीं कह रहा, मुल्क का लूटा हुआ खजाना वापस करने की बारी आई तो इत्तेहाद कर लिया। क़यामत का एक वक्त मुकर्रर है। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जिस आदमी को इंसाफ ना मिले, वो चाहे सखर रहता हो, लोरालाई रहता हो, KPK में रहता हो या हासलपुर रहता हो, उसके घर हर रोज़ क़यामत आती है आप लोगों के करतूतों की वजह से। उसके लिए हर रोज़ जहन्नुम है। जिसका बच्चा पेट भर के दूध नहीं पी सकता, जिस्म नहीं ढांप सकता, थर में जो मर रहे हैं, उनके लिए हर रोज़ क़यामत है। आपको क़यामत का क्या पता? ताजमहल में रहने वाले गरीब आदमी की बेबसी पे मजाक उड़ाते हैं आप असम्बलियों में बैठ के। चलो 4 दिन अगर हमने माना इसको नाम निकाल देना चाहिए, मैं उस आर्गूमेंट में नहीं जाता साबर साहब। अगर 3 दिन नाम नहीं निकलता तो कौन सी क़यामत आ गई है? बात यही है भट्टी साहब के, असल मुझे बताए ना, असल चीज नहीं मुझे बताए ना कौन सी क़यामत आ गई है? क्या इस्लामाबाद में बिल्डिंग से बिल्डिंग टकरा गई है? क्या जमीन पे आसमान आ गया है? क्या रात को जलजला आ गया है? क्या तूफान आ गया है? क्या कोई सैलाब आ गया है? यार 5 दिन बाद आप जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जाएगा उन्हें पहले भी निकाल देना चाहिए। मैं इस आर्गूमेंट में नहीं जाता, लेकिन 5 दिन बाद भी क़यामत कैसे आएगा? लेकिन बिल्कुल मौत। शाहिद खान अब्बासी साहब आपको आगे पैगाम देता है कि क़यामत आने लगी है, सब मरने लगे हो। लेकिन हमदर्दियाँ हासिल करने का भट्टी साहब तरीका है ना। फिर अब एक और चीज़ आ जाए मैं बात वही कर रहा हूँ, सिविल मिलिट्री रिलेशंस कि मिलिट्री को काबू कैसे करना है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को काबू कैसे करना है, फ़ौज को काबू कैसे करना है, और फ़ौज का जो दिफाई बजट है, किसी भी मुल्क का दिफाई बजट है भट्टी साहब, वो चौकों और चौराहों में डिस्कस नहीं होता। ये कहते हैं कि हमें बजट बताएं और उसका इस्तेमाल बताएं, और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और दिफाई इदारों के जो वसाइल ज़ाया कर रहे हैं उनके बारे में बताएं। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये 1 पॉइंट एजेंडा है भट्टी साहब, और ये है बैरूनी एजेंडा।
जिस पे ये अमल करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इनको बाहर के ये प्लेयर है ना, पाकिस्तान के प्लेयर तो हैं नहीं, एजेंडा उनका इन्होंने इधर भेजना होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, ये मोहरे हैं, तो इनके पास इसके अलावा कोई नहीं। अब फिर ये आ रहे हैं उसी फ़ौज की मुखालफत के पीछे खड़े होकर ये सियासत करना चाह रहे हैं और अपने आप को ये बता रहे हैं कि हम हैं असल में एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी और हमें फ़ौज ने इस मुकाम तक पहुंचाया है, लिहाजा अब ये नए सिरे से आए हैं। एक और चीज़, अब आ जाएं साबर साहब, गुस्ताखी माफ, मैं आपको रोक रहा हूँ, मुझे आपसे थोड़ी सी रहनुमाई भी चाहिए, क्योंकि मेरे बारे में तो अक्सर फतवे लग जाते हैं। आपने ये कहा मिसाके जमहूरियत मुआहदा, इसमें मुझे खुदा को हाजिर नाज़र जान के एक बताएं कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए, बेहतरी के लिए कोई एक जिक्र किया गया हो? नहीं तो ये जब बताए ना, ये सियासी जमातें हैं ना। देखिए ना, बात सुने भट्टी साहब, दो इदारे ही इनको तंग करते हैं ना। वो इदारे कौन से हैं? एक जुडिशरी है और जुडिशरी के साथ आप एहतसाब को मिलाएं, कौमी एहतसाब ब्यूरो, और दूसरी है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। पनामा GIT जो थी उसमें वो कौन से दो अफसर थे जिनके बारे में नवाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा से कहा कि जनाब ये ISI और MI के जो अफसर हैं इनको ज़रा कंट्रोल करें, ये बहुत तंग कर रहे हैं और बहुत ही एग्रेसिवली इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाएं फेक अकाउंट्स, उसमें भी जरदारी साहब क्या कहते हैं, ये ISI वालों को डालने की क्या ज़रूरत थी, या उनको क्या ज़रूरत थी, तो वहाँ पे भी यही है। उसके बाद आ जाएं आप जुडिशरी में। जुडिशरी भी इनके कंट्रोल में नहीं है, उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश की गई खानी तरमीम के ज़रिए, लेकिन वो बच पाए। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको ये काबू करना चाहते हैं, जो कि हो नहीं रही, और अब फिर ये ताज़ा दम होके आए हैं और ये चाहते हैं। मैं अर्ज करने लगा हूँ, मैं अर्ज करने लगा, पार्टियों को इन्होंने ज़ाती जगीर और क्लब बना लिया है। आपने भी फरमाया कि नवाज शरीफ साहब ने कहा जाके कमर जवेद बाजवा साहब को कि आप MI और ISI को ये मेरिट पे ना करें, लेकिन उनका जवाब आपने नहीं बताया। उन्होंने कहा नहीं, वो आइन और कानून के मुताबिक, हक़ाइक़ के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। जमहूरियत आपने करनी है, आप जाने, आपका काम जाने। फैसले अदालतों ने करने हैं, आप जाने, आपका काम करें। और ये उसी फ़ौज के कमांडर को और उसी ही की 8 लाख फोर्स को कमज़ोर कर रहे हैं। मैं आपसे 7 दफ़ा पूछ चुका हूँ कि सिर्फ मुझे इस मिसाक जमहूरियत जो अवाम के लिए है, इसमें अवाम की बात कहाँ गई है, मुझे वो शिक पढ़ के सुना देना यार, मेरी रहनुमाई भी तो कर दे। ये अवाम के मफाद के लिए है नहीं ना भट्टी साहब, ये है किसी तरीके से जो इदारे इनके काबू में नहीं हैं उनको ज़ेर किया जाए, उनको ज़ेर करने के बाद फिर इनको खुल खेलने का मौका मिले। आप ये बताएं कि पनामा और फेक अकाउंट्स क्या ये पॉसिबल थे अगर जुडिशरी इनके पीछे ना खड़ी होती, हमारे रियासती इदारे इनके पीछे ना खड़े होते, वो कुव्वत फराहम ना करते? क्या कौमी एहतसाब ब्यूरो अकेला तने तनहा इस माफिया के साथ लड़ सकता है? बिल्कुल नहीं लड़ सकता। अब अगली बात आए कि फ़ौज अपने आप को ये साबित करने पे तुले हुए हैं, वाशिंगटन को ये पैगाम दे रहे हैं, लंदन को पैगाम दे रहे हैं, दिल्ली को पैगाम दे रहे हैं कि हम हैं असल, हम पे इन्वेस्टमेंट करें, हम आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उसके बाद आ जाए फ़ौजी अदालतों का मामला। अब भट्टी साहब, फ़ौजी अदालत हैं, क्या वो आपके फ़ायदे के लिए हैं, मेरे फ़ायदे के लिए हैं? क्या वो पीपल्स पार्टी के दुश्मनों के लिए हैं या मुस्लिम लीग नवाज़ के दुश्मनों के लिए हैं? वो पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए हैं फ़ौजी अदालतें। और उसने अब तक जितना काम किया है वो हम सब के सामने है। अब शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन इत्तेहाद से पहले, मुलाकातों से पहले कुछ और कह रहे थे और उनके रहनुमा कुछ और कह रहे थे कि हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन अब फ़ौजी अदालतों का क़याम, उसकी जो तोसी होनी है, उसमें भी ये बारगेनिंग टूल के तौर पे उसके इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हम उसमें तोसी सोच समझ के करेंगे। शहबाज शरीफ साहब को ज़रा सुनिए। हमने कमेटी बना दी है, वो कमेटी जो डील करेगी गवर्नमेंट के साथ बात करें तो यही कमेटी बात करेगी। अगर वो मामला लेट से मिलिट्री कोर्ट्स का है या कोई और मामलात हैं तो ये कमेटी डील करेगी। कमेटी डील करेगी जी।
और कमेटी फैसला करेगी, कमेटी बात करेगी, लेकिन इस पर बताएंगे कि मुस्लिम लीग नवाज के अंदर की कहानी क्या है। एक चीज़, दूसरी बात भट्टी साहब। साबर साहब मुझे एक मिनट सर लोगों को समझने दे। लोग आपकी जरा बात ज्यादा गौर से सुनते हैं, मुझे तो लोग नहीं इतना सीरियस लेते। आपने उन्होंने कहा जी डील करेगी, डील। मुझे फौजी अदालतों का एक फैसला बता दे, किसी कर्नल ब्रिगेडियर ने अपनी जाती दुश्मन को किया हो, सजा दी हो और वो फांसी तक फंदे तक गया हो। एक मिसाल बता दे पूरे पाकिस्तान में, एक मिसाल। सिर्फ उनका ये कसूर है कि उन्होंने अपने बच्चों की, बीवी की जिंदगी की परवाह किए बगैर दहशतगर्दों को सजाए कानून के मुताबिक दी। एक ऐसी मिसाल ये दोनों सियासी जमातें बता के बताएं कि मिलिट्री कोड ने या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किसी ऐसी पे दस्तखत किया हो जिसमें बेगुनाह इंसान को सजा हुई हो। एक मिसाल तो दे देना यार। आप इसकी मुखालफत करें, सियासी जमातें करें, मुझे साबर शाकर से जवाब चाहिए, गोल बोल नहीं, डायरेक्ट। भट्टी साहब, बात यह है कि अगर तो ये मुखालफत करें मेरिट पे, असूलों पे, तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। अगर ये सब कुछ कर रही हैं बारगेनिंग करने के लिए, सौदेबाजी के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए, और फिर ये कहते हैं कि हम एनआरओ नहीं मांगते, तो भाई और क्या एनआरओ होता है? आप खुला थ्रेट कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वाज़े तौर पे कह चुकी है कि जनाब हमने वो गलती की है, फौजी अदालतों के क़याम की, अब दोबारा नहीं करेंगे। भाई क्या फौजी अदालतों ने आज तक किसी ऐसे शख्स को सज़ा दी है जिनका मामला दूसरी अदालतों में था? कोई आम आदमी था? तमाम दहशतगर्द और जो क्या कहना चाहिए ख़तरनाक तरीन जिनको कहते हैं, उनके मामला फौजी अदालत में। और फौजी अदालतों में केस भेजता कौन है? सिविल हुकूमत भेजती है, वफाकी वजारत दाखिला भेजती है, तो और फिर फौजी अदालत की मुखालफत का, साबर साहब मैं माफी चाहता हूँ, फौजी अदालत की मुखालफत का मकसद ब्लैकमेलिंग और इंटरनेशनल एजेंडे के अलावा क्या है? फौजी अदालतों का मकसद है जो दुश्मन मुल्क है, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, पाकिस्तान की फौज को, पुलिस को, अवाम को मार रहे हैं या सियासतदानों को मार रहे हैं, उनको सख्त सजाएं दी जाए। जो गैर मुल्की उनकी उस अदालत की मुखालफत करने का मकसद किसको खुश करना है? इसका मकसद सिवाय पाकिस्तान के दुश्मनों को खुश करने के और कोई नहीं हो सकता। कम अज़ कम पाकिस्तान के दोस्त जो हैं वो ये बात नहीं सोचते, जो पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं, कि मिलिट्री कोर्ट्स में दहशतगर्दों के मुकदमात ना जाएं और दहशतगर्द कैफरे किरदार तक ना पहुँचें। ये तो खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी फेवर कर रहे हैं। भट्टी साहब, मैं आपको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा मैं आपको बताता हूँ नाजरीन के लिए। भाई वजारत दाखिला का एक अफसर पकड़ा गया जो एक मगरबी सफारत खाने से पैसे लेता था और जिसका काम था कि इन दहशतगर्दों की फाइलों को गायब करना है। उससे पीछे क्या रह जाता है? उसके बाद इस रीजन को पाक करना है दहशतगर्दी से। वो पाकिस्तान का एजेंडा है, वो ना अफगानिस्तान का एजेंडा है, ना वो इंडिया का एजेंडा है, ना वो अमेरिका का एजेंडा है। तो वो कैसे दहशतगर्दी खत्म हो सकती है? क्या कुलभूषण यादव को ये हैंडल कर सकते थे? ये तो वापस करने के लिए तैयार थे। क्या अल्ताफ हुसैन को इन्होंने पकड़ना था जो दहशतगर्द, सबसे बड़ा दहशतगर्द था? मसला ये है कि कुलभूषण पकड़ना तो क्या था, वो कह रहे हैं कि कुलभूषण का नाम आज तक नहीं लिया। तो ये इस बुनियाद पे डील करना चाह रहे हैं। डील क्या करना चाहते हैं? यही एनआरओ, यही मांगना चाह रहे हैं। और क्या करना चाह रहे हैं? ब्रेक के बाद भट्टी साहब मजीद कुछ शेयर करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। फ़ौजी अदालतों का मामला हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं भट्टी साहब। फ़ौजी अदालतों का भी मामला, उसके बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसको मिसाक जमहूरियत नाम नहाद कहा जाता है, वो मिसाक जमहूरियत के नाम पे जो कुछ ये करना चाहते हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। अब एक और चीज़ भट्टी साहब, बात ये है साबर साहब एक बात, सिर्फ एक काइंडली ज़रा जवाब। मैंने अर्ज किया था ये मिलिट्री कोर्ट्स ने किसी खुदा ना खास्ता एक सियासतदान को, किसी एक मासूम शख्स को सजा दी है सिवाय दहशतगर्दों के। कोई एक मिसाल दे दे ताकि लोगों के लिए बेहतर रहे, लोगों को पता चले मज़ाक जमहूरियत कितना बड़ा धोखा हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्द, और वो भी दहशतगर्द जो ये हसास तरीन इलाकों में जिन्होंने पाकिस्तान पे हमले किए, पाकिस्तान की इंस्टॉलेशन पे हमले किए, पाकिस्तान के आर्मी पे, फ़ौज पे, पुलिस पे, सिविल इदारों पे, इन पे हमले किए, ख़ुदकुश धमाके किए। सिर्फ उन लोगों के केसेस, और वो भी
वफाकी हुकूमत पाकिस्तान वो रेफ़र करती है फ़ौजी अदालतों के लिए। ये नहीं है कि फ़ौजी अदालतें खुद ही वो केस उठाती हैं जिसका दिल करता है और उसको ट्रायल शुरू कर देती हैं, फिर उनके ख़िलाफ़ अपील भी है। लेकिन इशू क्या था? इशू ये था कि आम अदालतों में वो ट्रायल नहीं हो सकते, उनकी गवाहियाँ रिकॉर्ड नहीं हो सकती गवाहों की, और जजेस की शनाख्त खुफिया रखनी पड़ती है। इसलिए ये सारा एक आर्जी बंदोबस्त किया गया है जब तक के तमाम दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होता, और जितने दहशतगर्द गिरफ्तार हैं उनका ट्रायल करके उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। सिर्फ ये अब साबर साहब अर्ज ये है कि अब आप नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आए। अब लोगों को समझ आ गई होगी, जो मैं भी उन्हें बताना चाह रहा था। मेरे मोहतरम पाकिस्तानी भाइयों, आपके साथ दो ये सियासी नाम नहाद जमातों के चंद लीडर, बाकी अच्छे लोग हैं, किस तरह मजाक कर रहे हैं, इन पे कड़ी नजर रखें। हमें भट्टी साहब, हमें कोई इतराज़ नहीं है, अपोजिशन जमातें बिल्कुल करती हैं, उनका काम है हुकूमत गिराएं, उनका ये जमहूरी हक है, आइनी हक है, आइन इस बात की इजाज़त देता है। लेकिन एजेंडा क्या है? एजेंडे पर ज़रूर हमें गौर करना चाहिए कि इनका एजेंडा क्या है। फ़ौजी अदालतों पे ये सौदेबाजी करेंगे। इनका एजेंडा है कि किस तरीके से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इदारों को, एहतसाब के अमल को, अदालतों को अपने ताबे करना चाहते हैं। एजेंडा सिर्फ ये है। उसके बाद भट्टी साहब एक और चीज़, कल भी हमने बात की, टाइम थोड़ा था, डैम्स, आबी ज़खायर किस को ज़रूरत नहीं है। एक इंसान से लेके, एक जानवर से लेके, जानवर को भी पानी की ज़रूरत होती है। और जो 20 करोड़ आवाम का मुल्क हो और जो 70% आबादी उसकी ज़रई हो और ज़रई पैदावार से उनकी आबादी का सारा रोज़गार और मुस्तकबिल वाबस्ता हो, वहाँ पे आबी ज़खायर का ना होना, डैम्स का ना होना एक बात। और दूसरा, अगर डैम्स बनाने की बात की जाती है तो उसको मुखालफत कैसे शुरू कर दी जाती है। कल हमने मुस्लिम लीग नवाज़ के शॉर्ट सुनवाए थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब और शहबाज शरीफ साहब के। आज ज़रा सुनिए, सिंध में पीपल्स पार्टी सिंध वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब सिंध असम्बली में ख़िताब कर रहे थे, और मैं थोड़ी देर के लिए चकरा गया कि वाकई ये सिंध असम्बली है या किसी और मुल्क की असम्बली, या कोई और मुल्क का खुदा ना खास्ता वज़ीर आला पाकिस्तान में बोल रहा है। डैम्स की मुखालफत वो किस तरीके से कर रहे थे, ज़रा सुनिए। तो क्या ये डैम बना के हवा से भरोगे इसको? नहीं है पानी, ये बहुत क्लियरली मैं कहता हूँ, देयर इज नो वाटर फॉर एन एडिशनल डैम। हाँ, वो बन रहा है एक डैम, उस पर बनाने दे, और डैम के लिए नहीं है पानी हमारे पास। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पहाड़ों पे करमू शहीद पे धरना डाला था, जिसकी वजह से उस वक्त नवाज शरीफ मजबूर हो गया था, सब मजबूर हो गए थे कालाबाग डैम को ख़त्म करने के लिए। उनको बहुत शुक्रिया आपका कि उन्होंने कहा कि हम, मेरी लाश के ऊपर से कालाबाग बनेगा। बहुत अच्छा। ये जनाब माजी की भी बातें कर रहे थे कि कालाबाग डैम को हमने कैसे रुकवाया और उस पर कैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शानदार किरदार का जिक्र कर रहे थे, और अब भी कह रहे हैं कि डैम बनाने की क्या ज़रूरत है, पानी कहाँ से लाओगे, हवा से भरोगे। और महमद एजेंसी, महमद डैम, और उसके बाद का भाषा डैम। भट्टी साहब, इन डैम्स की मुखालफत अगर कोई कर रहा है वो है इंडिया। इंडिया सबसे ज़्यादा न सिर्फ आपका पानी रोक रहा है बल्कि नए आबी ज़खायर भी रुकवाने की कोशिश कर रहा है। कालाबाग डैम के ख़िलाफ़ भी कितनी कंपेन थी, वो सारी फ़ॉरेन फंडेड थी, फ़ॉरेन फंडेड। और उसकी आज तक कालाबाग डैम के बारे में एक भी स्टडी ऐसी नहीं है जिसका ये ओपन फोरम में आके बात कर सकें और उसकी कोई मुखालफत की वजह बता सकें। अब मोहम्मद डैम बन रहा है, भाषा डैम शुरू हो रहा है, अब उस पे भी ये रोड़े अटका रहे हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि एजेंडा किसका है, कि क्या पाकिस्तान के अवाम का हक़ नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम पानी उनको मिले, ज़रई अजनास के लिए पानी मिले, उनके जानवरों को पानी मिले, उनको मिले। और डैम्स के अलावा और कौन सा तरीका है भट्टी साहब दुनिया में पानी जमा करने का? देखें, अगर ये डैम नहीं बनाते तो आने वाले 10 या 15 साल बाद पानी की बूंद बूंद पे जंग होगी, खाना जंगी का ख़तरा है, जो माहिरीन कहते हैं। गुजारिश है, पाकिस्तान को दहशतगर्दी से तबाह कौन करना चाह रहा है, इंडिया या उसके हम ख्याल मुल्क? पाकिस्तान में मौशी दहशतगर्दी के जरिए कंगाल कौन करना चाह रहा है, पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक और उनके हमनवा। पाकिस्तान में पानी की कहत पे जंग कौन कराना चाह रहा है, आपका दुश्मन मुल्क। और लेकिन नहायत अदब एहतराम से
दानिस्ता या गैर दानिस्ता आपके कुछ सियासतदान उनके हाथों में भी खेल रहे हैं। क्या आपको नहीं पता फाटा का केपीवी मर्जर में कौन से सियासतदान ने पैसे पकड़े? अहमदारों को नहीं पता? क्यों ये साजिशें कर रहे हैं इनके खिलाफ? आपने कहा ना इंसान तो क्या जानवर। आपने एक आलू की फसल लगानी है, गंदम लगाना है, उसके लिए भी पानी चाहिए। पानी इतना ही जरूरी है इंसान की जिंदगी में जितना सांस लेना। पानी के बगैर इंसान तो क्या पौधा भी नहीं परवान चढ़ता। एक जानदार इंसान छोड़ दे कि घर पकाना ना, आपने उस ईंट को भी पानी लगानी है। अगर वो प्लस्तर को भी पानी नहीं लगाएंगे तो वो गिर जाएगा। इन सियासतदानों से कहो खुदारा हम कोई ऐसा डैम नहीं चाहते जिसमें आपस में नफरत बढ़े, लेकिन पानी की मुखालफत ना करो, डैम की ना करो। अपने आज़ादी मुफाद को सियासत में जंग लड़ो। इमरान खान की हुकूमत कल छोड़े, आज ऐनी तरीके से ख़त्म कर सकते हो तो कर दो, अगर नंबर गेम पूरी है। लेकिन उसकी दुश्मनी में पाकिस्तान की दुश्मनी तक कोई भी नहीं आना चाहिए, हम सबको, मुझको भी। अब जरा सुनिए पाकिस्तान अजीज होना चाहिए। भट्टी साहब, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार साहब इसी राजों से पर्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बिटवीन द लाइन्स उन्होंने बात की है, लेकिन बहुत बड़ी बात की है कि डैम्स की मुखालफत कौन और क्यों करते रहे। ज़रा सुनिए। इसकी कई वजूहात हैं और मैं शायद पब्लिकली जो चीज़ें मेरे इल्म में आई हैं उनको मैं पब्लिकली शायद शेयर नहीं कर सकता इस वक्त। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, वो है कि मुझे इसमें शदीद क्रिमिनल नेगलिजेंस नज़र आती है। बादशाह जो है मोहम्मद, ये बहुत पहले के कंसीव हुए हैं और आज तक किसी ने इस पर अमल दरामद नहीं कराया। हर दफ़ा बजट में गुंजाइश रखी जाती थी, फंड्स थे, मगर कभी भी वो फंड्स मिस अप्रोप्रिएट हुए या री अप्रोप्रिएट कर दिए गए, मगर डैम नहीं बना। इसकी तहकीक होनी चाहिए। इसकी तहकीक होनी चाहिए भट्टी साहब। इसमें कोई ज़र्रा बराबर शक नहीं है कि आज तक जितने भी आबी ज़खायर डैम्स बनने की रुकावट में जो मुखालफत की गई वो बैरूनी एजेंडा था और बैरूनी सरमायाकारी फंडेड फॉरेन फंडेड जिसे कहते हैं, उसके ज़रिए सब कुछ कैंपेन चलाई गई। और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि वो चीज़ें वो खुलेआम शेयर नहीं कर सकते, बता नहीं सकते जो उनके नॉलेज में आई। और ये भी कहा उन्होंने कि ये मुजरिमाना गफलत है और इसकी तहकीक होनी चाहिए। अब आप बताइए कि जब ये चीज़ है, वही बार बार जब हम कहते हैं ना कि हमारी रियासत में और हमारे निज़ाम में इतनी सख्त नहीं है कि वो इन माफियाज़ के साथ लड़ सके, इन माफियाज़ को शिकस्त दे सके, अभी तक वो चीज़ अभी तक नहीं आई। लेकिन ये पता सबको है। और आप बताएं कि इसके बावजूद ये कहते हैं कि जनाब हमें हक़ हुक्मरानी दिया जाए और उसका कोई पूछने वाला भी ना हो। नहीं साबर साहब, इस तरह होता नहीं है। मैंने गुजारिश की है, आप एक मुलाजम को गाड़ी देते हैं तो गाड़ी की देखभाल करना उसकी जिम्मेदारी है। ये मतलब नहीं है कि वो गाड़ी को दीवार से मार दे, आपका बच्चा उस गाड़ी में जा रहा है, आपका ड्राइवर उसको गाड़ी भी तबाह कर दे और बच्चा भी मार दे। हक़ हुक्मरानी दिया जाता है अवाम की फलाह बहबूद के लिए, कानून साजी के लिए, इंसान की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए। हक़ हुक्मरानी ख़ानदानों को लूटने के लिए नहीं दिया जाता। उसी आइन के तहत जिसे हुक्मरानी मिलते हैं वही न किसी चीज़ों का पाबंद करता है। 45-40 आर्टिकल शिक्के ना अवाम के लिए है। लेकिन एक तरफ चीफ जस्टिस साहब ने खुद फरमाया उन्हें खदशा है, लेकिन ये इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही? अब 3 दिन पहले मैं आपको एक खबर दे दूं, जो JIT सिंध की बनी, जो जाली मनी जो अकाउंट बने थे, फैसला किया गया कि इनके चंद किरदारों को बुलाया जाए। फिर अचानक फैसला हुआ पौने घंटे बाद, तकरीबन पौने घंटे बाद या 50 मिनट बाद, कि नहीं अभी ना बुलाया जाए। क्यों इस तरह कंप्रोमाइज कर रहे हैं आप? सर पाकिस्तान आप एक तरफ तो क्रिमिनल की निशानदेही करते हैं, भट्टी साहब आप एक तरफ क्रिमिनल नहीं करते। आप जरा दोबारा सुनिए, सिंध के वजीर आला का शॉट जरा दोबारा सुन लिए। अभी तो हमने बहुत थोड़ा सुनाया है, पूरी तकरीर उनकी ऐसी नफरत अंगेज थी, तसव्वुर नहीं किया जा सकता। आप जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। तो क्या ये डैम बना के हवा से भरोगे इसको? नहीं है पानी। ये बहुत क्लियरली मैं कहता हूं, देयर इज नो वाटर फॉर एन एडिशनल डैम। हाँ वो बन रहा है। ये देखें, इनका गुस्सा देखें। अरे भाई, डैम जो स्टडी हुई है भाषा डैम की सबसे पहले मुखालफत में भट्टी साहब पता है कौन गया था वर्ल्ड बैंक में? इंडिया गया था कि ये तो है ही मुतनाज़ा इलाका,
इसमें तो पाकिस्तान का हक ही नहीं है, पाकिस्तान का इख्तियार ही नहीं है। उसने डिले करवाया पहले, और अब कौन मुखालफत कर रहा है? मोहम्मद डैम का भी, इनका भी, कालाबाग डैम का पहले मुखालफत की जा चुकी है। ये चाहते क्या है पाकिस्तान को? क्या खुश्क साली की तरफ, कहत साली की तरफ, और ये इंडिया का गुलाम बना के रखना चाहते हैं? उसके बाद आप कहते चाहते कि उस वक्त से मैं फारसी में बोल रहा हूँ, भट्टी साहब, मैं जापानीज में बोल रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ अवाम ये पाकिस्तान को तो बात देखे नहीं। मैं मेरी थोड़ी सी अर्ज कर लेना। मुझे जब पाकिस्तान का नाम आता है मुझे तकलीफ होती है। बाकी सियासतदान जो मर्जी करें। गुजारिश है कि जो कल फवाद चौधरी साहब फरमा रहे थे कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत बलून है, उसकी पिन है, मुझे भी तकलीफ हुई। मैंने एक प्रोग्राम में कहा उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, मुंतखब नुमाइंदे हैं। लेकिन मुराद अली शाह साहब, आप वजीर आला बाद में हैं, आप पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाद में हैं, पहले आप पाकिस्तानी हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि डैम की पाकिस्तान के लिए लड़े, पार्टी के हुकूक के लिए जदोजहद करें, लेकिन खुदारा पानी के लिए याद रख लें, कोई माँ के पेट से जब बच्चा जन्म लेता है, बादशाह का हो या फकीर का, उसको पानी से नहलाया जाता है। जब सफरे आखिरत पे जाता है मेरे अल्लाह के हुजूर पेश होने के लिए मर के, उस वक्त भी उसको पानी से नहलाया जाता है। पानी की अहमियत आप क्यों नहीं समझ रहे? चीफ जस्टिस साहब ने डैम अपने घर नहीं बनाना था। हम डैम की हिमायत में इसलिए बात नहीं करें कि सारा पानी साबर शाकर साहब के फसल को जाना है या मेरे पास जाना है। एक और चीज, ये मेरा मुल्क है। ये तो साबर साहब ये नहीं, सियासत में नफरत को क्यों ला रहे हैं? इन्हें कौन रोकेगा? कब रोकेगा? कैसे रोकेगा? ये सुबाइयत को परवान चढ़ा रहे हैं, सुबाई तासुब फैला रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। नस्ली तासुब पैदा कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। या पाकिस्तान की ऐसे मंसूबों की मुखालफत कर रहे हैं जिनका फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान को है, पाकिस्तान की सालमियत इनसे जुड़ी हुई है। ये और भी बहुत बड़े बड़े करते हैं भट्टी साहब। खैबर पख्तूनख्वा के बारे में लंबी चौड़ी तकरीरें करते हैं, फाटा के बारे में तकरीरें करते हैं, लेकिन जब पैसा देने की बारी आती है पैसा नहीं देते। कैसे? ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊँगा। वेलकम बैक नाज़रीन। भट्टी साहब, एक तरफ तो ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा, फाटा और उसके अवाम बड़े महरूम हैं, उनकी मदद करनी चाहिए, उनका ख्याल नहीं किया जा रहा। बिलावल भुट्टो साहब को पहले सुने, कितना दर्द रखते हैं वो खैबर पख्तूनख्वा और फाटा के अवाम के बारे में। पख्तूनख्वा में नौजवानों की एक तहरीक जोर और शोर से उठ रही। इन नौजवानों को दीवार से मत लगाओ, उनकी बात को सुनो, उनका गला मत खोंटो। पर मजाल है कि इस मुल्क के ठेकेदारों को कोई एहसास हो। भट्टी साहब, जब फाटा के अवाम के लिए NFC जो कि सूबों का हिस्सा होता है, फाइनेंशियली पैसे जो सूबों को जाते हैं, उसमें से जब फाटा के लिए पैसे मांगने की जब टाइम आता है तो उस वक्त ये कहते हैं पैसा शैसा कोई नहीं है। क्या कहते हैं फवाद चौधरी साहब की ज़रा ज़ुबानी सुनिए। बीबी शहीद होती तो उनको बड़ा दुख होता कि आज सिंध की हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जिसने फाटा के लिए जो कमिट किया था कि 0.5% हम देंगे NFC अवार्ड में, वो नहीं दिया। और बातें इनकी सुने जब ये फाटा के लिए बात करते हैं और उस वक्त मासूम सी शक्लें बना के खड़े होते हैं वहाँ पे। ये भट्टी साहब आप बार बार कह रहे थे ना मिसाके जमहूरियत में कोई अवाम का मसला भी है, तो ये एक शिक थी कि फाटा को ज़म किया जाएगा, और जब ज़म हो गया, लेकिन जब पैसे देने की बारी आई, अपना अपना हिस्सा डालने की बारी आई, तो वाहिद सिंध हुकूमत है जिसने इनकार किया। तो ये है इनका कि पैसों के मामले में वो कहते हैं हमसे 1 रुपया भी हम नहीं देंगे। वो कहते हैं कि चमड़ी चली जाए दमड़ी ना जाए। देखिए, एक तो बिलावल साहब ने कहा नौजवानों की तहरीक चल रही है, नौजवानों के मुतालबा देखने चाहिए, जायज़ है तो मानने चाहिए, गलत है तो उसको नहीं मानने चाहिए। दूसरा, सिंध पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है माशाल्लाह, और हमारा असल बाजू है कराची। लेकिन बाजू जब KPK में उनके लिए पैसे देने की बारी आई तो आप कंजूसी कर गए। बलूचिस्तान के जब हकूक़ की बारी आती है तो आप उनके नाम को बेचते उधर से सीटें लेने के लिए। जब उन्हें हकूक़ देने की, डेवलपमेंट करने की बारी आती है तो फिर आप वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल अमेरिका, दुबई में अपनी प्रॉपर्टियाँ बनाते हो। तो ये कौम को सोचना है ना कि उनका असल सिंसियर लीडर कौन सा है, जो उनका दर्द और पाकिस्तान की वकार के लिए कौन सा काम कर रहा है। गुफ्तगू तो अच्छी नहीं करती। ये तो अब पीपल्स पार्टी को बताना ना, भाई आपने जो कमिटमेंट किया हुआ है KPK फाटा के लिए, वो पैसे क्यों नहीं दे रहे? उनका हक है।
वो आगे महरूमियों का शिकार है, उनसे नाइंसाफियां मादी में होती रही हैं बलोचिस्तानियां उधर, तो ये दूर करो भाई, सिर्फ गुफ्तगू ना करो। भट्टी साहब या जाली अकाउंट में पैसे डाल दें या फिर फाटा को दे दें। साबर साहब दरअसल ये मसाक जमहूरियत में ये जो आपने शिक्के, इनका असल मसला नहीं है, इसको इन्होंने सौदेबाजी के लिए रखा है। जो आपने कहा था ब्लैकमेलिंग करना चाह रहे हैं, सिर्फ एहतसाब का शिकंजा इनसे हट जाए, बस इनका मोटिव ये है। मुझे एक दो लोग खानदानों का तो बज़ाहिर बादियुल नजर में ये नजर आ रहा है। अब भट्टी साहब आते हैं हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। उनका इजलास हुआ, अंदरूनी कहानी बड़ी है गर्मा गर्म। उसमें अरकान पार्लियामेंट ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट ने शिकायत के अंबार लगा दिए और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि वफाकी वज़रा तक उनकी दस्तरस नहीं है। तो भट्टी साहब ये तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी कल्चर वही हो जो पिछली जमातों का था, मुस्लिम लीग नवाज़ में भी यही कल्चर था, तो फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेंज की क्या बात हुई? क्या वफाकी वज़रा अरकान पार्लियामेंट को भी नहीं मिल सकते? और अगर अरकान पार्लियामेंट को नहीं मिल सकते तो फिर आम आदमी तक कैसे एक्सेस होगी उनकी? देखिए मैं कह रहा हूँ सिर्फ इसमें चेंज ये हुआ, पिछले 5 साल पीपल्स पार्टी की नून लीग की हुकूमत रही, इमरान खान आया, नवाज हुकूमत का आखिरी दिन था 31 मई, 1 जून को केयर टेकर सिस्टम आ जाता है, 25 जुलाई को इलेक्शन हो जाता है। मैं आपको पहले दिन से अर्ज कर रहा हूँ, अपोजिशन मिलकर कुछ नहीं कर सकती। नवाज इमरान खान साहब को अपनी टीम को बेहतर करना होगा, लोगों को किए हुए वादे पूरे करने होंगे, महंगाई और नाइंसाफियों को ख़त्म करना होगा। अगर उनके मिनिस्टर खुद ही, उनके लोग, अहम लोग पार्लियामेंट कह रहे हैं कि हमारी उन तक रसाई नहीं है, तो आम शहरी इनसे इंसाफ की तवक्को कैसे करेगा? ये बात वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सोचना होगी। यही अलार्मिंग सूरत हाल है। बाकी अपोजिशन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो फिर कहूँगा करप्शन की दलदल में है। एक और बात भट्टी साहब, कल हमने अपने प्रोग्राम में बात की थी इफ्तिखार दुरानी साहब और उनकी अहलिया के बारे में, तो उनका आज मेरे फ़ोन आया, तो बात उनकी सही है, उनकी वजाहत कर दें कि उनकी अहलिया किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में मुलाजमत नहीं करती, बल्कि प्राइवेट है, एक NGO के साथ मुंसलिक हैं और किसी सरकारी ख़जाने से वो कोई पैसे वैसे भी नहीं ले रही और ना ही उनका कोई इरादा है। और इफ्तिखार दुरानी साहब भी अपना काम जो है वो जो ज़िम्मेदारी वज़ीर आज़म ने उनको सौंपी है वही कर रहे हैं। इसके वजाहत के साथ नाजरीन प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म। कल फिर हाज़िर होंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।